हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। मैं राहुल कांत ज्ञान एवं मोक्ष की धरती गया जी से आपका स्वागत करता हूँ उस चैनल पर जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव क्लब। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि हर रात 9 बजे आपका जनरल साइंस का एक बैच स्टार्ट है, जो कि एक टारगेटेड बैच है रेलवे ग्रुप डी टेक्नीशियन को ध्यान में रखते हुए, जिसमें हमारे लगभग 2 चैप्टर ख़त्म हो गया और तीसरा चैप्टर का आज आखिरी दिन है। हम लोगों ने लाइट चैप्टर ख़त्म किया है, लेंस मिरर ख़त्म किया है और अभी हीट पे चल रहे हैं। हीट का लास्ट का ही कुछ रह गया है, उसके बाद हम अगला चैप्टर करेंगे। आइए अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोगों ने लास्ट में जो हीट चैप्टर स्टार्ट था, हम लोगों ने लास्ट में जो पढ़ा था वो था ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट पढ़ रहे थे। उसके बाद मेयर्स फार्मूला बताए थे, याद कीजिए। उसमें आर बराबर सी पी माइनस सी वी बताए थे, जिसमें ये आर बहुत इम्पोर्टेंट बोले थे कि आर जो है इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट, ठीक है। सार्वत्रिक सार्वत्रिक गैस नियतांक, ये इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गैस नियतांक, जिसका वैल्यू भी था 8.314 जूल जूल पर केजी केल्विन। पर केजी नहीं था, पर मोल केल्विन था। ठीक है, 8.14 कैलोरी। ओहो, देखो बोलो, कुछ लिखता है कुछ। जूल मोल केल्विन, ठीक है। ये इसका वैल्यू था, जिसमें याद कीजिए हम बोले थे कि एक मोल का जो वैल्यू होगा, एक मोल का जो वैल्यू होगा वो होगा 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल। मोलिक्यूल, ठीक है, ये था। और याद करो, जो इन्होंने जो ये एक मोल का जो नंबर दिया था, वो दिया था एवोगैड्रो साहब ने। एवोगैड्रो, ठीक है, आवोगाड्रो, इसलिए इसको एवोगैड्रो नंबर के नाम से भी जाना जाता है, यानी एवोगैड्रो संख्या। ठीक है, यहाँ तक हम लोग चले थे, इसके आगे आज बताना था। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम आज बताएंगे आप लोग को, नेक्स्ट पॉइंट है आइडियल गैस कांस्टेंट। आइडियल गैस कांस्टेंट यानी कि आदर्श, आइडियल गैस कांस्टेंट नहीं सर, आइडियल गैस इक्वेशन। आदर्श गैस नियतांक, ये है पूरा फॉर्मूला। ठीक है, ये अब ये इक्वेशन है क्या, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको ज़रूर याद होगा। ठीक है, फॉर्मूला है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। बस पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी बराबर एन आर टी, पी वी बराबर एन आर टी, है ना। याद हुआ? एक बार और, पी वी बराबर एन आर टी, पी वी बराबर एन आर टी, पी वी बराबर एन आर टी। ठीक है, यही क्या है, आदर्श गैस कांस्टेंट। जो यहाँ के पे पी है, पी बराबर है प्रेशर, पी बराबर है प्रेशर यानी दाब। वी बराबर क्या हो गया, वॉल्यूम यानी आयतन। ठीक है, एन बराबर हो गया नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और आर बराबर अभी बताए थे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट।
टी हो गया टेम्परेचर, और टेम्परेचर यानी तापमान, टेम्परेचर यानी तापमान। ठीक है, समझ आया? तो अगर पूछ ले कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इक्वल टू एन आर टी। पी से प्रेशर यानी दाब, वी से वॉल्यूम यानी आयतन, एन से नंबर ऑफ मोल्स, आर से यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट और टी से टेम्परेचर यानी कि तापमान। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि क्या हो अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, क्या हो अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, क्या हो अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें, क्या हो अगर, बाकी तो कांस्टेंट है ना, ठीक है, क्या हो अगर हम आज ज़्यादा क्लास ले लें। ठीक है, तो फॉर्मूला देखिए हमारे पास है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और जिसमें से ये एन और आर है, एन और आर है, ये तो पहले से क्या है, कांस्टेंट है, ये तो पहले से कांस्टेंट है ना एन आर। अगर हम बोले कि फर्स्ट हमको चलना हो, तो अगर हम कह दें कि अगर पहला चलना है, तो पहले में अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे, तो चर को क्या कर दे, कांस्टेंट कर दे, टेम्परेचर को क्या कर दे, कांस्टेंट कर दे, तो टेम्परेचर कांस्टेंट। अब बताइए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है। ठीक है, ये दो पहले से कांस्टेंट है और इसको हम अब कांस्टेंट कर दिए, तो बचा क्या, पी वी इज इक्वल टू 1 और P बराबर क्या हो जाएगा 1/V, यानी जो P है प्रेशर है वो वॉल्यूम के क्या आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम के क्या आ गया, क्या ये देखो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है कि नहीं? जो P है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, है ना? तो जब P इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यूनिवर्सली का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपात, जो ये कमेंट कर रहे हैं ना, व्युत्क्रमानुपात कि प्रोपोर्शनल इनवर्सली का मतलब, ठीक है, तो P इज इक्वल टू 1/B, P इज इक्वल टू 1/V। और जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं ना, जब हम किसको, टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं, क्लियर हुआ, किसको, टेम्परेचर को, जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे तो इसी प्रोसेस का, ये जो प्रोसेस हुआ जिसमें हमने क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, और जब टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रहे हैं और इस पूरे प्रक्रिया को ही कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस यानी समतापी प्रक्रिया, समतापी प्रक्रिया, इसी को क्या कहेंगे, समतापी प्रक्रिया। आज थोड़ा दुर्गा पूजा का माहौल है, सप्तमी है आज, तो इस कारण हो सकता है थोड़ा डिस्टर्ब हो, आवाज़ थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। एक मिनट थोड़ा सा हम बोल देते हैं कि आवाज़ थोड़ा सा कम रखिए, थोड़ा सा हम टाइप करके बोल देते हैं, ठीक है, आवाज़ नहीं करे। ठीक है, अब थोड़ा शायद आवाज़ हो, बाकी देखिए ज़्यादा इतना भी आवाज़ नहीं आ रहा है कि हम लोग को नहीं सुनाई दे। ठीक है, देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट सब कुछ है, इस प्रोसेस को याद रखना जरूरी है, क्या नाम है इसका, आइसोथर्मल। कब, जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। और जिन्होंने इसको बताया था ना, उनका नाम था बॉयल्स, बॉयल्स जिसको कहते हैं, ठीक है, यानी इसको बॉयल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है, बॉयल्स लॉ, ठीक है, बॉयल का
नियम, बायल का नियम। ठीक है, क्लियर। अब अगर सेकंड पॉइंट पे चले, यहाँ तक समझ गए। अगर हम सेकंड पॉइंट पे चले, फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया ना, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। अगर अब क्या हो कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दे, तो ये दो पहले से कांस्टेंट है। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो फॉर्मूला बन जाएगा V इज इक्वल टू टी, V इज इक्वल टू टी, यानी वॉल्यूम के सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन, टेम्परेचर। कौन होगा, टेम्परेचर। ठीक है, और जब वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ये बराबर होगा, और जब यानी प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे, किसको, प्रेशर को। और जब प्रेशर कांस्टेंट होगा ना, तब इसी प्रोसेस को हम कहेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। इसी को कहेंगे क्या, आइसोबैरिक प्रोसेस, यानी समदाबी प्रक्रिया। इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, समदाबी प्रक्रिया। क्लियर हुआ। और इसी नियम को क्या कहते हैं, जब प्रेशर को कांस्टेंट कर दे, V इक्वल टू टी आए, तो इन्होंने जिन्होंने दिया था उनका नाम था चार्ल्स, और इसी के नाम पे इसका क्या नाम है, चार्ल्स लॉ, यानी चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम। समझ आ गया। ठीक है, यानी कि जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो प्रोसेस का नाम आइसोबैरिक। बोलिए एक बार, आइसोबैरिक। कौन सा नियम, आइसोबैरिक। क्या कहेंगे, आइसोबैरिक। प्रक्रिया कौन सा, आइसोबैरिक। और जिन्होंने नियम दिया था उसका नाम चार्ल्स लॉ। तो किस नाम से जाना जाता है इस नियम को, चार्ल्स लॉ। किस नियम से, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम। कौन सा नियम, चार्ल्स का नियम। कौन सा नियम, चार्ल्स का नियम। ठीक है, इसके अलावा एक तीसरा प्रक्रिया और होता है। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास यही है, फिर से बता रहे हैं, P इज इक्वल टू एन आर टी, जिसमें एन आर पहले से कांस्टेंट है। आपकी हम वॉल्यूम को कांस्टेंट, आपकी किसको कर दे रहे हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट। और जैसे ही वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे, P इज इक्वल टू टी, आपकी क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू टी, P इज इक्वल टू टी। और जैसे ही P इज इक्वल टू टी होगा, इसको कहेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। वाह वाह वाह, आइसोकोरिक प्रोसेस, बहुत बढ़िया। और आइसोकोरिक का मतलब हो गया, आइसोकोरिक का मतलब हो गया सम आयतनिक, सम आयतनिक प्रक्रिया, सम आयतनिक प्रक्रिया। और सम आयतनिक प्रक्रिया का जो नियम बताया था उनका नाम था गे ल्यूसेक लॉ, यानी गे ल्यूसेक नियम, गे ल्यूसेक नियम। यहाँ पे क्या लिखा है, गे ल्यूसेक नियम। ठीक है, तो ये तीन प्रक्रिया है। पहले हम टेम्परेचर को कांस्टेंट किए, जिस प्रक्रिया का नाम था समतापी यानी आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर प्रेशर को कांस्टेंट किए, जिसका नाम था समदाबी, समदाबी यानी आइसोबैरिक प्रोसेस। और उसके बाद हम कांस्टेंट किए वॉल्यूम को, यानी सम आयतनिक प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद था सम आयतनिक प्रोसेस। क्लियर। ठीक है, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे तो उसको कहते हैं बॉयल्स लॉ। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कहेंगे तो चार्ल्स लॉ। अगर हम वॉल्यूम को प्रेशर कांस्टेंट करेंगे तो गे ल्यूसेक्स लॉ। ठीक है, गे ल्यूसेक का नियम। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। बोलिए मेरे प्यारे सहपाठियों, साथियों, दोस्तों, मित्रजनों, हो गया यहाँ तक। अब हम अगला पॉइंट करेंगे, वन थर्म, वन थर्म, वन थर्म। ठीक है, सबसे पहले ये थर्म है क्या, थर्म, थर्मल, थर्मल, थर्म कुछ दिखता नहीं है, है ना। थर्मल का ही शॉर्ट फॉर्म थर्म। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक यूनिट है। इट इज ए यूनिट ऑफ हीट। ठीक है, यह ऊष्मा का
ऊष्मा का एक मात्रक है। यह ऊष्मा का क्या है? एक मात्रक है। ठीक है, यह ऊष्मा का एक मात्रक है। ठीक है भाई, यहाँ तक हम समझ गए, यहाँ तक हमको क्लियर हो गया। अगर हम बात कहें कि जब यह ऊष्मा का एक मात्रक है तो इसका कुछ तो वैल्यू होगा। ठीक है, तो एक थर्म बराबर 10 का पावर 5 BTU ये होता है। एक थर्म बराबर 10 का पावर 5 BTU, जहां पे B का मतलब हो गया ब्रिटिश, T का मतलब हो गया थर्मल, और U का मतलब हो गया यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो जो ब्रिटिश वाले लोग हैं, ब्रिटिश लोग, वो इसी से अपना हीट का नापते हैं। अरे हीट ऐसे भी देखा होगा आप लोगों ने कि दुनिया कहीं चले वो लोग अपना एक अलग निकालते हैं, जैसे हम लोग केजी वगैरह में नापते हैं, वो लोग पाउंड में नापते हैं। हाँ, इस प्रकार उन्होंने भी एक अपना निकाला, 1 थर्म बराबर ये है। ठीक है, तो बस इतना ही इसके बराबर याद रखना है। थर्म पे क्वेश्चन आता आया हुआ है कि थर्म क्या चीज़ है, इनमें से थर्म क्या है। ऑप्शन में ऐसे आ जाता है कि इसका यूनिट है, या इसका यूनिट है, या इसका नाम है, तो ऑप्शन में। ठीक है, तो याद रखना है क्या है ये। पहले तो ये कि यूनिट है किसका? हीट का, मतलब मात्रक है किसका? ऊष्मा का। 10 का पावर 5 BTU इसका वैल्यू होता है। समझ गए? क्या समझे? अरे समझ आया यहाँ तक? हैं? समझ गए? आगे चलें। देखिए, अब हमारा टॉपिक ख़त्म ही होने वाला है। अगर हम बात करें, अब लास्ट टॉपिक है हमारा थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, थर्मल प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन। अब देखिए, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? किसी चीज़ का बढ़ जाना, एक्सपेंड हो जाना, है ना। अगर हम बोले ऊष्मीय प्रसार, इसको क्या कह सकते हैं? अगर जो हिंदी में कमेंट कर रहे हैं, इसको कहते हैं ऊष्मीय प्रसार। ठीक है, देखिए अब ध्यान से, जैसे थर्मल एक्सपेंशन क्या हुआ, जैसे कोई मेटल है, मेटल का कोई रॉड ले लो, जैसे रॉड होता है, छड़ वगैरह जिसको कहते हैं, उसको गर्म करो एक, लेकिन ज़्यादा गर्म कर दोगे तो एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा कि वो हल्का सा अपना क्षेत्र बढ़ा देगा। हल्का सा क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, हल्का सा क्या होगा? क्षेत्र बढ़ जाएगा। और अगर क्षेत्र बढ़ गया तो बस उसी को तो कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन, यानी गर्म करने से जो क्षेत्र बढ़ा ले, अपना रेखीय प्रसार कर ले, अपने आप का एरिया बढ़ा ले, उसी को क्या कहते हैं? थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, समझ गए? इज दैट क्लियर? हाँ, अब प्रसार जो है, हम मेटल का जो प्रसार यानी एक्सपेंशन कितने प्रकार से कर सकते हैं? तो ये 3 प्रकार से अर्थ होता है। ठीक है, पहले को बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। पहले को क्या बोलेंगे? लीनियर एक्सपेंशन, यानी रेखीय प्रसार, रैखिक प्रसार कर लो। ठीक है, दूसरे को बोलेंगे एरियल एक्सपेंशन, क्षेत्रीय प्रसार। और तीसरा जो होगा वो होगा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, यानी आयतनिक प्रसार। तीसरा कौन सा होगा? आयतनिक प्रसार, यानी कि ये पता चला कि अगर किसी मेटल को, किसी मान के चलो लोहे को गर्म करना है, तो वो 3 प्रकार से बढ़ सकता है ना। पहला लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा एरियल एक्सपेंशन, और तीसरा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, आयतनिक प्रसार। क्लियर हुआ? आइए अब एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है,
पहला कौन सा, फर्स्ट कौन सा, फर्स्ट है लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, रेखिक या रेखीय प्रसार भी इसी को कहते हैं, ठीक है, रेखिक प्रसार। अब लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा, एक मतलब एक सीधा, एकदम सीधा लंबा, है ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि देखिए इधर ये एक हमारे पास रॉड हो गया, ठीक है, जिसका जो लेंथ है वो है L, जिसका लेंथ है L। अगर हम इसको गर्म करें, है क्या ये लोहे का ही है ना, अगर हम इसको गर्म करें, क्या करें, गर्म, हीट, इसको इतना हीट दे दें कि एकदम गर्म हो जाए, एकदम गर्म, और ये गर्म होके अपने आप को प्रसार बढ़ा ले और ये कुछ इतना हो जाए, तो क्या हुआ, एक सीधा अपना क्या किया इसने, लेंथ बढ़ा लिया ना, क्या किया इसने, लेंथ, एल से लीनियर, एल से लेंथ, एल से लीनियर, एल से लेंथ, यानी कि जो लेंथ बढ़ा ले तो वो लीनियर एक्सपेंशन हो गया, समझे, एल से लीनियर, एल से लेंथ, और लीनियर एक्सपेंशन कहला गया, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक आपने देखा होगा तो ये एल ही था ना, ये क्या था, एल था, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एल डैश हो गया, एल डैश हुआ ना। यानी अगर हम बात करें कि चेंज इन लेंथ कितना हुआ, तो हम कहेंगे एल डैश माइनस एल, ये हमारा क्या पता चल जाएगा, इसका वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, यानी क्या कहेंगे, एल डैश माइनस एल, इसका वैल्यू पता चल जाएगा। यानी लेंथ में कितना चेंज हो गया, पहले कितना था अब बढ़ के कितना हो गया, बस उसी को क्या कहेंगे, चेंज इन लेंथ कहेंगे, ठीक। अब यहाँ पे हम पॉइंट क्या है कि लीनियर एक्सपेंशन को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है एल बराबर अल्फा, एक मिनट रुको, ठीक है, एल, पहले ये बताओ समझ आया क्या, समझ आया ना, क्योंकि एक्सपेंशन से देखिए क्वेश्चन आता है और बहुत चीज़ समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। अगर हम इसके फॉर्मूला का बात करें लीनियर एक्सपेंशन का, तो ये है एल अल्फा डेल्टा टी, एल अल्फा डेल्टा टी, टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, समझ गए क्या, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा क्या, चेंज इन टेम्परेचर एल। अच्छा, अगर हम डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, बाकी डेल्टा एल बता ही चुके हैं, एल माइनस एल डैश माइनस एल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं किसी का भी वैल्यू, पहले लेंथ कितना था वो कितना था, ठीक है। यहाँ डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, यानी तापमान में परिवर्तन, ठीक है। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बाकी तो जानिए गुणांक, रेखीय प्रसार का गुणांक, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, रेखीय प्रसार का गुणांक, ठीक है। ये हो गया, क्लियर हुआ, अरे समझ गए, सही बताओ समझ गए। आगे चलें, अगला होता है एरियल एक्सपेंशन, ठीक है। अगला कौन सा, सेकंड क्या बोले, एरियल एक्सपेंशन, यानी क्षेत्रीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार।
अब देखो क्षेत्रीय प्रसार क्या होता है। अब जैसे कोई गोल सा चीज़ ले लो, जैसे कोई डिस्क ले लिया, मेटल का डिस्क हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, डिस्क हो गया। अब ये डिस्क को क्या किया जाए, गर्म किया जाए। ये डिस्क था हमारा है। अब इसको एक हीट दो, एक थर्मल प्रोवाइड करो। अब क्या होगा, ये गर्म होगा। ये गर्म होकर क्या होगा, इधर उधर इधर उधर इधर फैलेगा ना, यानी ये अपने आप को प्रसार ऐसे करेगा इधर की तरफ, जहाँ है मतलब कि ये हर तरफ से क्या करेगा, अपने आप को प्रसार करने का, यानी एक्सपेंड करने का कोशिश करेगा, एक्सपेंड करने का कोशिश करेगा, है ना। बस यानी समझो कि ये एक्सपेंड होके इतना हो गया, तो इसका एरिया ए था, तो अब कितना हो गया, ए डैश हो गया। ए डैश हुआ ना, यानी अगर हम कहें कि डेल्टा ए क्या हो जाएगा, तो ए डैश माइनस ए, ये पूरा डेल्टा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेल्टा ए, डेल्टा ए। समझ गए, क्लियर, समझ गए, ठीक है। अगर हम इसका फॉर्मूला का बात करें, किसका फॉर्मूला का, तो कहेंगे डेल्टा ए बराबर ए बीटा डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी, ए बराबर ए बीटा डेल्टा टी। जहाँ पे डेल्टा टी समझ रहे हैं, लेकिन बीटा क्या है, ठीक है, ये एरियल एक्स कोफिशिएंट ऑफ, क्या है ये, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, ठीक है, क्षेत्रीय प्रसार का गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार का गुणांक। वही अगर हम तीसरा का बात करें, जिसको क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तीसरा का क्या बात है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, यानी आयतनिक प्रसार, आयतनिक प्रसार, ठीक है। ये क्या, किसी वॉल्यूम का, जैसे कोई बर्तन है, गिलास है, उसका है, उसको गर्म करो तो हल्का सा अपना क्या करेगा, एरिया बढ़ा लेगा, है ना। तो ये वही कहते हैं। इसका अगर बात करें तो डेल्टा वी बराबर वी गामा डेल्टा टी, ठीक है। जहाँ पे जो ये गामा है, इसको क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, यानी आयतनिक प्रसार का गुणांक, आयतनिक प्रसार का गुणांक, ठीक है, ये पूरा नाम है। तो ये हमारे 3 प्रकार के एक्सपेंशन से ठीक है। अगर हम यहाँ से आप लोग से एक बात करें, अगर हम बात कहें कि अगर हमको अल्फ़ा बीटा गामा के बीच रिलेशन निकालना हो, तो रिलेशन क्या होगा, तो हम कहेंगे रिलेशन होगा अल्फ़ा बटा 1 बराबर बीटा बटा 2 बराबर गामा बटा 3, ये रिलेशन होता है। अब जिसके बीच भी रिलेशन निकालना है, उसके बीच निकाल सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल में एक कह दें कि हमको बीटा और गामा के बीच रिलेशन निकाल के बताइए, तो इसको लिख देंगे, यहाँ बीटा है, इसके नीचे आ जाएगा गामा और 2 चल जाएगा ऊपर, ठीक है। यानी बीटा और गामा के जो रेशियो होगा वो 2:3 होगा। ये हो गया इनका रिलेशन। बस इसी को कहते हैं क्या, रिलेशन इसके बीच, ठीक। अगर हम अब एक क्वेश्चन पूछें आप लोग से, अगर हम एक क्वेश्चन पूछे कि किसी भी धातु को, मेटल को, क्या बोले, किसी भी धातु को अगर गर्म किया जाए,
ठीक है, किसी धातु को, मेटल को अगर गर्म किया जाए तो सबसे पहले कैसा रंग का जलता है, बाद में कैसा जलता है, फिर बाद में कैसा जलेगा, या फिर सीधा सीधा कहें तो कितने प्रकार से जलता है वो, मतलब कलर, जलने का मतलब है कितने प्रकार से जल के वो गर्म होकर के कौन सा कलर देता है। हाँ, 5 सेकंड का टाइम देते हैं। टिक टिक 1, टिक टिक 2, 3, 4, 5, टाइम इज अप, टाइम इज अप। ठीक है, देखिए आप लोगों ने जो भी आंसर दिया है आप लोग के हिसाब से सही है, ठीक है, लेकिन अगर हम कहें कि किसी मेटल को अगर गर्म करिएगा ना तो सबसे पहले वो देखा होगा आपने कि सबसे पहले वो लाल जलता है। सबसे पहले कैसा जलेगा, लाल जलेगा। फिर उसके बाद अगर आप देखिएगा तो जब ज़्यादा गर्म हो जाएगा ना तो वो पीला जलेगा, एकदम पीला हो जाएगा। और फिर अगर एकदम गर्म हो गया, एकदम गर्म हो गया, ठीक है, एकदम अगर गर्म हो गया अगर वो एकदम गर्म हो गया तब वो नीला जलता है। ठीक है, यानी कि कोई भी मेटल जला रहे हैं तो पहले वो लाल जलेगा, फिर वो पीला जलेगा और सबसे लास्ट में नीला जलेगा। इज दैट क्लियर? अगर इसको हम दूसरे तरीके से रिलेट करें तो लाइट चैप्टर में, याद है लाइट चैप्टर जब पढ़े थे तो लाइट चैप्टर में हम आप लोग को बताए थे कि जो विबग्योर है सबसे ऊपर रेड कलर, ठीक है, और सबसे नीचे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, है ना, ऑरेंज और रेड। और यहाँ हम बताए थे कि ऊपर से नीचे आते समय, ऊपर से जितना नीचे आएंगे उतना एनर्जी क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होगा। एनर्जी इंक्रीज होगा ना, यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी किस कलर के पास, तो ये है मोस्ट एनर्जीस्ट, इसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी, और इसके पास लेस एनर्जी। ठीक है, इसके पास लेस, इसके पास, और ऐसे ही ऊपर से नीचे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो रेड, यानी सबसे कम एनर्जी रेड कलर के पास, उसके बाद उससे ज़्यादा थोड़ा होगा येलो कलर के पास, और सबसे ज़्यादा ब्लू कलर के पास। समझ आया? इज्जत समझ आया क्या? ठीक है, तो ये हमारा थर्मल एक्सपेंशन था। क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर और पूछते हैं हम, आप लोग क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ध्यान से, कि ये हमारा एक मेटल का प्लेट है, ये हमारा क्या है, मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट है। ठीक है, ये हमारा मेटल प्लेट है। अगर हम बोलें कि इस मेटल प्लेट को गर्म कर रहे हैं, मतलब गर्म किए जा रहे हैं, धड़ाधड़ दे जा, मतलब एनर्जी लगातार पास किए जा रहे हैं, इसमें हीट दिए जा रहे हैं, हीट वाइज गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो ये बताइए कि जब हम इसको गर्म करेंगे तो इसके रेडियस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या, देखिए सीधा बात है कि जब हम मेटल को गर्म कर रहे हैं तो अभी तो एक्सपेंशन पढ़ा है, तो एक्सपेंड तो करेगा। ठीक है, तो रेडियस मतलब ये हुआ यहाँ से यहाँ, तो इसके रेडियस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कम होगा कि रेडियस बढ़ेगा, कि रेडियस उतना ही रहेगा, कि हम नहीं जानते हैं, आप बताइए सर। ये चार ऑप्शन में से कोई एक है। हाँ, जिन्होंने भी आंसर दिया है कि सर बढ़ेगा, उनका सही जवाब, हाँ बिल्कुल, आप जीत चुके हैं पूरा 1 नंबर प्लस में, है ना। तो जिन्होंने कहा अरे जब ये फैलेगा इधर से ये सब फैलना स्टार्ट होगा, ये सब क्या करेगा, प्रसार होना स्टार्ट होगा, और फैलेगा तो ये भी तो फैलना स्टार्ट होगा, ये भी तो अपना इंक्रीज करेगा अपने आप को, तो क्या होगा, रेडियस भी क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। क्या होगा, रेडियस फैल जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, अगर यहाँ से हम एक क्वेश्चन और पूछ ले आपसे कि ये वेपोराइजेशन
और इवोपरेशन में क्या अंतर है, आप बता सकते हैं क्या? वेपराइजेशन और इवोपरेशन, ठीक है। बोलिए। देखिए, वेपराइजेशन सबसे बड़ा अंतर क्या है कि जो वेपराइजेशन होता है ना, वो एक लिमिटेड सोर्स के अंदर होता है, जैसे गिलास में, कप में, कटोरी में, तसला में जिसको बोलते हैं ना, ठीक है, उन सब में। और इवोपरेशन होता है पूरा बड़ा में, नदी, तालाब, ओशियन, समुंदर, उसमें, ठीक है। ये अंतर है दोनों में, ये छोटे उसमें, ये बड़े पैमाने पे होता है भाप के लिए। क्लियर, ठीक है, समझ आया। दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये पूरे सोर्स पर, पूरे मटेरियल पर होता है, ठीक है, ये पूरे मटेरियल पे। लेकिन इवोपरेशन जो है वो केवल और केवल अपर सरफेस पर होता है, केवल और केवल अपर सरफेस पर होगा, ठीक है। मतलब कि अगर पानी अगर आपने उबाला हो, जैसे किसी छोटे से पतीले उतीले में, तो देखा होगा कि पानी रखेंगे और उबलने के बाद वो पानी ऐसे घूमता है, तो पूरा क्या कर रहा है, पूरा वेपर बन रहा है ना, घूम रहा है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। लेकिन एवोपरेशन में क्या है कि सिर्फ ऊपर वाला सतह भाप बन के उठता है बस, इसलिए वो कितनी भी दूरी तक चल जाता है, सब पर एवोपरेशन हो सकता है। समझ गए, ठीक है। यही होता है दोनों में अंतर। इसके अलावा अगर हम और एक क्वेश्चन आपसे पूछें, अगर हम एक क्वेश्चन पूछ लें कि कुकर में आपने देखा होगा कि खाना जल्दी पक जाता है, हालांकि कुकर में खाना पकता नहीं है, खाली क्या होता है, गलता है खाली, ठीक है। कुकर में खाना पकता नहीं है, इसलिए बड़े बुजुर्गों के कभी सुने होंगे तो वो लोग कह देते हैं कि एक बार कुकर में खाना बनाइए और एक बार उसको धीमी आंच पर कढ़ाई में डाल के एक बार उसको जरूर पका लीजिए। हाँ, इसलिए क्योंकि कुकर में खाली गल जाता है, पकता। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि कुकर में जो खाना है वो इतना जल्दी क्यों पक जाता है, पर कढ़ाई में टाइम लग रहा है। बॉयज़ लोग तो देखते होंगे, हॉस्टल वाले तो कढ़ाई में ही आधा आधा करके उसी में चावल चढ़ा दे, उसी में दाल बना लिए, उसी में सब्जी, है ना। लेकिन जो कुकर का यूज़ करते हैं तो कुकर में और ज़्यादा समय लगने की अपेक्षा कम समय लग के क्यों बन जाता है, कुछ तो कारण होगा। तो कुकर में क्या होता है, देखिए, जैसे ये कुकर हो गया हमारा, कुछ इसी प्रकार का होता है कुकर, ठीक है, इस प्रकार से। और इस प्रकार से एक ढक्कन लगा होता है यहाँ पे एक सीटी, ठीक है। तो ये एक तो हर तरफ से क्या हो गया, पैक हो गया, हर तरफ से क्या हो गया, पैक हो गया। अब इसके अंदर जब खाना बढ़ा चढ़ा दिया इस पे, और यहाँ से क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट दिया जा रहा है यहाँ से। अब जब इसके अंदर खाना बनेगा तो देखिए, जो भी इसके अंदर हीट उत्पन्न हो रहा है सब तो इसके अंदर ही घूम रहा है, इसके अंदर घूम रहा है गोल गोल, इधर से इधर, इधर से, इसको कहीं बाहर जाने का मौका नहीं मिला। तो अब बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो इसके अंदर का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर क्या हो जाता है अंदर, इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब हुआ कि जो हम पानी या कोई खाना जो मानते हैं कि 100 डिग्री बॉइलिंग वाटर होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यही कुकर के अंदर यही बॉइलिंग पॉइंट लगभग 125-130 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। अब बताइए कि एक जो खाना आप कढ़ाई में चढ़ाए हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस पर चढ़ा हुआ है, और एक कुकर के अंदर 125, 130, 140 मिल रहा है उसको, तो खाना कौन सा जल्दी, जिसको ज़्यादा मिल रहा है हीट, वो ना। तो बस यही कारण है कि बॉइलिंग पॉइंट कुकर के अंदर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इसलिए खाना क्या होता है, जल्दी पक जाता है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ऊंचे पहाड़ पर आपने देखा होगा, पहाड़ों पर खाना बड़ी देर से पकता है। अगर कभी पहाड़ पे गए हों, जो 15 वाला मैगी है देखे होंगे, वहाँ 100 रुपया ले लेता है, 120 तक ले लेता है एक मैगी का। लेकिन वो ठीक है, लेकिन उसके लिए इंतजार देखते हैं कितना करना पड़ता है। जो मैगी हम लोग 2 मिनट बोल करके 5 मिनट में बनाते हैं, 10 मिनट में बनाते हैं,
वो उसके लिए 20 मिनट आधा घंटा तक लग जाता है। कारण क्या होता है कि जैसे जैसे पहाड़ के ऊपर चढ़िएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। समझ आया? ऊपर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो कहने का मतलब है कि अगर आप पहाड़ पर है तो पहाड़ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होने के कारण जो खाना आप 100 डिग्री सेल्सियस पर पका रहे हैं वही खाना घट कर अब 80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 75 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, कहीं 85 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इतना कम हो जाता है। मतलब कि एक खाना आप लगातार 100 डिग्री पर पका रहे हैं और एक आप 80 डिग्री सेल्सियस पर पका रहे हैं, तो कम वाला ज़्यादा देर ना पकेगा। हाँ, तो बस यही कारण है कि जो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है ऊपर क्षेत्रों पर, डिक्रीज हो जाता है। समझ गए? ठीक है। अगर एक क्वेश्चन और बताते जाइए, जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि कई बार देखे होंगे कि कोई ऊंचा हाई एल्टीट्यूड पे कोई चढ़ता है, पहाड़ पर चढ़ रहा है, ठीक है, बड़े पहाड़ों पे, अचानक देखते हो कि चलते चलते नाक से उनको खून निकलने लगता है। ना तो कहीं चोट लगा, ना कहीं कोई दिक्कत हुआ, ना ही तो किसी के साथ, है ना, लड़ाई मुक्का हुआ, लेकिन फिर भी क्या होगा, अपने आप नाक से ब्लीडिंग होने लगेगा। नाक से ब्लीडिंग होता है ना, बस वही किस कारण से होता है, ठीक है, किस कारणवश होगा। तो कारण जो होता है वो असली कारण जो है वो हम बता रहे हैं, क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो असली कारण होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, ठीक है, शरीर का तापमान, शरीर का प्रेशर हाई होता है और वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है एल्टीट्यूड पर। तो ब्लड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहना चाहता है, बढ़ता है हमेशा। क्लियर हुआ? तो इसी के कारण क्या होता है, ब्लड प्रेशर के कारण नाक से क्या होता है, खून निकलने लगता है। क्लियर? यानी हम क्या कह सकते हैं, बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, फेरिक प्रेशर, वो लो हो जाता है, लोअर देन ह्यूमन्स इंटरनल ब्लड प्रेशर। ठीक है, और जो ब्लड है वो हमेशा, ब्लड जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, और इसी कारण शरीर के प्रेशर से बाहर का प्रेशर लो हो जाता है और ब्लड नाक के जरिए क्या आने लगता है, बाहर आने लगता है। समझ आया? तो ये तीनों क्वेश्चन हीट के पूछे गए थे। ठीक है, तो आज हमारा एक और चैप्टर ख़त्म हो गया जिसका नाम है हीट। अब हम कल यानी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे जिसका नाम होगा वेव। हीट के बाद वेव था, ठीक है, वेव के बाद आप लोग को हम करवा देंगे मोशन, मोशन के बाद इलेक्ट्रिसिटी, और लगभग हमारा फिजिक्स ख़त्म होने वाला होगा। समझिए कि 4-5 दिन का और फिजिक्स है, 6 दिन का। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने इसको जल्दी जल्दी किया वैसे बायोलॉजी करेंगे। हाँ, आने वाले दिन में दशहरा है और नवरात्रि है, 9वां दिन है। ठीक है, देखेंगे उस समय अगर क्लास होगा तो करेंगे, नहीं तो अभी हम लोग जैसे चल रहे हैं, हम लोग कोई अभी लेट भी नहीं है, हमारा क्लास अच्छे से चल रहा है, सब कुछ भले टारगेटेड बैच लेके चल रहे हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है जल्दी जल्दी बता रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में फाउंडेशन बैच में हम एकदम डिटेल में इन सबको बता के चलेंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं। एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो, अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव क्लब। कॉम्पिटिटिव क्लब, ठीक है। ये अगर अच्छा क्लास लग रहा है तो आप अपना कमेंट ज़रूर दिया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैनल के साथ जुड़े और आपको दुआ दे सके कि आप कुछ तो अच्छा चैनल बताया गया है ना। ठीक, आज के लिए क्लास यहीं छोड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।